आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी धर्मशाला से राकेश शर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता मंडी से अजय राणा जी और प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी करण जी भी मौजूद हैं। आप सब जानते हैं, पिछले कल से हमारी पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हुआ है। पिछले कल शाम से प्रदेश कोर कमेटी की बैठक माननीय प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी समेत अन्य सभी सदस्यों ने भाग लिया। और आज सुबह 10 बजे से जो एक्सटेंडेड कोर ग्रुप है उसकी बैठक चल रही है, जो अभी समाप्ति की ओर है। और अभी 4 साढ़े 4 बजे के बाद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और कल हमारी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी वर्चुअली करेंगे। और शाम तक ये कार्य समिति की बैठक चलेगी, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होगा और आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। पिछले कल और आज की बैठकों में जैसे हमारी पार्टी की कार्य पद्धति है, हर 3 महीने के बाद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद 15 दिन के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक करना, उसी क्रम के अनुसार आज की ये बैठकें हो रही है। और इन बैठकों में जो पिछली कार्य समिति की बैठक में कार्यक्रम तय होते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है और आगे के समय को देखकर आगामी कार्यक्रम, योजना, रणनीति बनाई जाती है। अभी पिछली कार्य समिति की बैठक के बाद जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा हुई, जिस पर पार्टी ने संतोष व्यक्त किया। उसके अलावा अभी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव संपन्न हुए, जिनके परिणाम पार्टी के आशा के अनुरूप नहीं रहे, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि जीत हो तब भी हम समीक्षा करते हैं, परंतु जीत नहीं पाए, इसलिए गहनता के साथ समीक्षा हुई है और अनेक विषय पार्टी के ध्यान में आए हैं, जो हमारे कोर कमेटी, एक्सटेंडेड कोर कमेटी के सदस्यों ने ध्यान में लाए और जो इन विधानसभा लोकसभा उपचुनाव के प्रभारी सह प्रभारी थे, उन्होंने जो विषय ध्यान में लाए उनके आधार में बताना चाहता हूं। प्रमुखता के साथ ये विषय ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेतृत्व अति आत्मविश्वास में रहा। हमारी सरकार है, इसलिए हम चुनाव जीत ही जाएंगे, ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी कहीं ना कहीं हार का कारण रहा। ये सभी जगह से ये विषय, ये बिंदु ध्यान में आया है। और इसके साथ साथ सहानुभूति के आधार पर
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लाभ मिला और एक सीट को छोड़ दें तो अन्य सभी सीटों पर सिंपैथी फैक्टर इसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इन चुनाव में हुआ। तीसरा, कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर भीतरघात की भी शिकायतें आई हैं, अनुशासनहीनता की भी शिकायतें आई। पार्टी ने उसका कड़ा संज्ञान लिया है और ऐसे मामलों अनुशासन समिति को रेफर करके आगामी कार्रवाई के लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और विषय भी ध्यान में आए हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के कारण जो कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, एक महंगाई के रूप में कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया उसका भी पार्टी को नुकसान हुआ और जो सरकार की उपलब्धियां थी, चाहे केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, उनको जन जन तक पहुंचाने और समझाने में हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। इन सभी विषयों के आधार पर आने वाले समय के लिए हम क्या करें ताकि आने वाले चुनाव जीत सकें, विशेषकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट कर सके। इसके लिए चर्चा चली है, कुछ निर्णय हुए हैं, कुछ होंगे। एक विषय पर सब एक मत है कि ये जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है इसको कड़ाई से रोकना है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। दूसरा, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि जो ये भीतरघात या अति आत्मविश्वास जैसे विषय है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के परिपक्वता में कमी के कारण या वैचारिक प्रतिबद्धता में कमी के कारण रह जाते हैं। तो उसको प्रशिक्षण करके हम दूर करें और आगे सरकारों की, केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियां हम जन जन तक पहुंचा सकें, उसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी विस्तृत रूपरेखा तो कल बताई जाएगी। परंतु ऐसा विचार आ रहा है कि 27 दिसंबर को, जब हमारी प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे कोई ना कोई राष्ट्रीय नेता आएंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। इस उद्देश्य से आगामी हम कार्यक्रम तय करेंगे और अनेक कार्यक्रम संगठन की दृष्टि से संगठन को सुदृढ़ करने के लिए पार्टी तय कर रही है और इसी तरह से अन्य विषयों पर भी रणनीति बनाई जा रही है। मैं आज कहना चाहता हूं कि इन उपचुनाव के परिणामों के बाद हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र कुछ हवा में उड़ना शुरू हो गए। कुछ इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है जैसे उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव जीत लिया और उनकी सरकार बनी। मैं उनसे कहना चाहूंगा
मित्रों, अभी दिल्ली दूर है। ये उपचुनाव हुए हैं और 1 साल का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनाव के परिणामों को एक आई ओपनर की तरह लिया है। हमारी जो कमियां रही हैं हम उनमें सुधार करेंगे। हम नए स्तर पर रणनीति बनाएंगे और विश्वास के साथ कहते हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। कांग्रेस नेता ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं वो सपने लेना बंद करें। उनकी असलियत भी जनता जानती है। अभी तो उपचुनाव था, जब मुख्य चुनाव आएगा तो मुख्य मुद्दा हो गया आपका मुख्यमंत्री कौन है। उसके लिए तो 12-13 दावेदार है। ये जो अनेक गुटों में विभाजित कांग्रेस है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारे नेतृत्व ने, हमारे संगठन ने जिस तरह से इन उपचुनाव के परिणामों को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से मंथन कर उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया है, कांग्रेस के ये सपने पूरे नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से सरकार बनाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। धन्यवाद सर। आपने कोई बात करनी पूछनी हो तो आपका स्वागत है। जी आप अभी इनडिसिप्लिन की बात कर रहे थे कि पार्टी में ग्रॉस इनडिसिप्लिन हुआ है। हाउ मेनी लीडर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड? क्या इसके मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, आपकी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, वर्कर्स हैं? कुछ आपने बनाया है उसमें कि कितने लीडर्स आइडेंटिफाई हुए और किस जगह पे ज्यादा आपकी गुटबाजी देखने को मिली, इन विच पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी? हाँ, वो सूची तैयार की जा रही है, जैसे सामने आएगी आपको बताएं। कितने समय में एक्शन होगा जी? उसका एक प्रोसेस है, नोटिस भी जारी होंगे, उनको मौका भी दिया जाएगा अपनी बात रखने का। जो हमारी पार्टी का सिस्टम है उसके अनुसार ही तय होगा। फेरबदल भी होगा या सरकार? संगठन और सरकार में फेरबदल इन बैठकों का ना तो मुद्दा है ना रहता है। ये तो राष्ट्रीय हाईकमांड के, मेरा उत्तर सुन लीजिए, ये राष्ट्रीय हाईकमांड के विषय रहते हैं। ये उस स्तर पर बातें तय होती हैं। यहाँ तो जो कमियां रही हैं उनको दूर करने के लिए योजना और रणनीति बनाने का काम होता है। आपने नई रणनीति बनाने की जो है वो बात की है, परंतु अगर नई रणनीति की ही आपकी बात की जाए तो धरातल के ऊपर जो जुब्बल कोटखाई में आपने नया मंडल बनाया था उसको कमंडल का नाम दिया जा रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। तो आपकी नई रणनीति जो है वो भी कहीं दोबारा से फेल तो नहीं होने वाली? क्योंकि अभी जो हाल ही में घटनाक्रम घटा वो वहां भी फेल दिख रही है। देखिए, कोई एक व्यक्ति या एक मंडल के बारे में किसी एक व्यक्ति के कमेंट से कोई बात तय नहीं होती। कहीं कोई बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है, वो किया जाता है और इस तरह के एक कमेंट पर कोई हम निर्णय लेते हैं, वैसा नहीं होता। वहाँ अनुशासनहीनता हुई है, उसका संज्ञान लिया गया है और उसको सुधारने में समय लगेगा। हम सुधार रहे हैं और उसको सुधारेंगे। रणदीप जी, 2022 के चुनावों में आपको इन बैठकों के बाद लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा, जो अगला चुनाव जो लड़ेंगे आप आम चुनाव, वो जयराम ठाकुर का चेहरा ही होगा? देखिए, हमारी पार्टी का ये सिस्टम है, व्यवस्था है। मैंने पहले भी कहा है, जो मुख्यमंत्री हैं वही चेहरा होते हैं। सर, जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा के संगठन मंत्री एक अफसर को धमका रहे हैं, इसको क्या माना जाए? संघ में संस्कारों की कमी या मंत्री के शब्दों का अनियंत्रित होना? देखिए, ये जो विषय है ये व्यक्तिगत विषय है, कोई संगठन का एज ए होल विषय नहीं है। कोई व्यक्तिगत बातचीत में कोई कमेंट किसी ने किया है, मुझे नहीं लगता उसका जवाब देने का यहाँ कोई। रणदीप जी, जैसा आपने कहा फेरबदल का जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व लेता है, लेकिन आपने साथ में कहा जो इनडिसिप्लिन में इन्वॉल्व है उनकी एक सूची बन रही है। अगर वो पार्टी और गवर्नमेंट स्तर में उनका नाम है, क्या जो कोर ग्रुप है या जो कमेटी की बैठक हो रही है उनमें सजेशन दिया जाएगा उनको बदलने का, जिस तरह से आपने कहा एक्शन लिया जाए? नहीं, देखिए, अगर उनमें से किसी ने अनुशासनहीनता किया तो कार्रवाई होगी ही।
पंडित जी रणधीर अभी जी, आप अभी बात कर रहे थे, यू टॉकिंग अबाउट कि अपना सिंपैथी फैक्टर कांग्रेस ने गेन करा और इन्फ्लेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। तो क्या आपका डेवलपमेंट गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करी, दैट वाज नॉट द इशू इन द इलेक्शंस ओनली? जी देखिए, जैसे मैंने कहा, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, हमारी चाहे केंद्र है, प्रदेश सरकार है, विकास के काम भी किए हैं, लोगों के हित की योजनाएं भी बनाई, परंतु जो 2 साल का कोरोना का कार्यकाल रहा, वो सभी विकास कार्य एक तो अभी तक पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाए। 2 साल लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण काम रुके रहे, आप भी जानते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो समय चाहिए था उन योजनाओं की क्रियान्वयन का, पात्र लोगों को उनका लाभ मिले, वो भी कोरोना के कारण हमें पूरा नहीं मिला। इसलिए हमने कहा है आगे जो हमारी योजनाएं उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएंगे और जो विकास के कार्य चले उनको पूरा भी करेंगे ताकि उसका लाभ आगे चुनाव में पूरा मिले। सर, आपने कहा सहानुभूति फैक्टर चला, तो क्या रामस्वरूप शर्मा को सहानुभूति नहीं मिली? और महंगाई का भी आपने जिक्र किया, तो 2022 तक महंगाई खत्म हो जाएगी? रामस्वरूप शर्मा मंडी से सांसद थे, नहीं तो उनके परिवार से सदस्य अब कोई चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी को तो मिलना चाहिए था ना। क्योंकि देखिए, जो सहानुभूति फैक्टर होता है, किसी नेता की मृत्यु हो गई, उसके परिवार का सदस्य, पत्नी या बेटा चुनाव लड़ता है, उसको सहानुभूति का फैक्टर मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी प्रतिभा सिंह जी को बेनिफिट मिला। आपके फतेहपुर में सुजान सिंह जी के बेटे को लाभ मिला। थोड़ा जुब्बल कोटखाई में भी आपने देखा, तो ये रहता है। रणधीर जी, व्हाट इज द 3 बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर गवर्नमेंट? हमारी सरकार की एक नहीं अनेक 3 आप गिना दो मेरे को। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर हर परिवार को गैस कनेक्शन मुहैया कराया है। उज्ज्वला योजना, गृहिणी सुविधा योजना, दोनों के माध्यम से आज हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके माध्यम से हर परिवार के पास गैस कनेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के आयुष्मान योजना के तर्ज पर हिम केयर योजना चलाकर गरीब लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाने की सुविधा प्रदान की है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तीसरा, हमारी सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आय सीमा की शर्त हटाकर 1500 रुपये महीने की पेंशन दी है और आज 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को ये 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, तो हमारी इस सरकार के कारण मिल रही है। पूरी तो होने दो बात। अब 65 साल से ऊपर की महिलाओं को भी ये बढ़ी हुई पेंशन आय सीमा की शर्त हटाकर मिल रही है। सर, क्या गलत IRDP परिवारों को उनकी बेटियों की शादी पे 31,000 की आर्थिक सहायता के रूप में शगुन योजना शुरू की गई है। अब आप रोकेंगे जब मैं योजनाओं की गिनती गिनेंगे, पर मुझे लगता है आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक सवाल है जी कि अभी जो आपकी ये चल रही है बैठकें, आपके प्रभारी आए हैं इस बैठकों के लिए, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी होंगे, शायद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है। आप शायद ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये जो 4-0 से हार हुई है, इसके बाद जनरल पब्लिक और जो स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, चाहे आप उसको अफसर मानिए चाहे कोई और मानिए, सबको ये लग रहा है कि वर्तमान स्ट्रक्चर जो बीजेपी का है वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आप इस क्षमता में क्या हैं कि इस मीटिंग के बाद सरकार और पार्टी में क्या बदलाव होंगे, और अगर नहीं होंगे बदलाव तो क्या जो आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी आए हैं यही बात वो भी बोल पाएंगे यहाँ पे शिमला में? देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ सारी समीक्षा हो रही है, हमारे प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सब उन विषयों को नोट कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा कोई बदलाव करना है वो करेंगे, ये उनका विषय। मैंने पहले भी कहा, ये प्रदेश स्तर पर बदलाव का विषय न चर्चा होता है न किया जाता है। यहाँ तो जो सारी बातें कुछ सामूहिक बैठक में आती हैं, कुछ प्रभारी लोग इंडिविजुअल लोगों से बातचीत करके, जो संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत करके ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर राष्ट्रीय हाईकमांड तय करती है।
आपकी सरकार को जो है 27 दिसंबर को 4 वर्ष हो जाएंगे। भाजपा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि उद्योग के क्षेत्र में हम 70% की जगह जो है 80% हिमाचलियों को नौकरी देंगे, परंतु अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो अभी जो 70% मिलती है वो भी पूरी नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए 70% का डिसीजन तो पुराना था, 80% का डिसीजन अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है, लेकिन और ये इम्प्लीमेंट आने वाले समय में होगा। सरकार जो है कड़ाई से इस निर्णय को लागू करेगी। शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सहानुभूति के उस पे फैक्टर से जीती है। आपके पास मौका था जुब्बल कोटखाई में, आपके पास मौका था मंडी में, पार्लियामेंट्री में 17 विधानसभा सीटें थी, 18 टोटल 20 पे चुनाव हुआ है। अगर आप भी सहानुभूति के उस पे लड़ते तो स्थितियां कुछ और होती? नहीं, आपकी बात ठीक है, परंतु हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया, कोई हिमाचल के संदर्भ में नहीं लिया, क्योंकि पूरे देश में ऐसे अनेक विधायक सांसद थे जिनकी मृत्यु हुई थी और अधिकतर जगह उनके परिवार के लोग टिकट मांग रहे थे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया कि परिवार के लोगों को टिकट न देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। अब यहाँ वो निर्णय सफल नहीं हुआ, इसलिए हमें लग रहा है। सर, आपने माय लास्ट क्वेश्चन, सर्जरी बड़ी होगी या कॉस्मेटिक होगी? अभी तो ये भी पता नहीं, सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ेगी या दवाई से ठीक हो जाएंगे। और देखिए सर, कर्मचारियों से आ रही फीडबैक के अनुसार ये भी लगा है कि कर्मचारियों की अनदेखी भी सरकार ने की है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि संकल्प पत्र में 4-9-14 के स्केल के अनुपालन करने की बात कही गई थी, अब क्या इसके ओरिजिनल ड्राफ्ट को लागू कर दिया जाएगा? क्या माने कि 1 साल में हो जाएगा? देखिए, कर्मचारियों को बहुत से वित्तीय लाभ हमारी सरकार ने दिए हैं, उनकी जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर 27 तारीख को बैठक हो रही है। अनेक निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में उस दिन लिए जाएंगे। सर, आपने बोला कि प्रभारी मंत्री और सह प्रभारी मंत्रियों की समीक्षा होगी, कोर ग्रुप की मीटिंग में, लेकिन जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस है वो भी ठाकुर जो है अपने क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस को लीड मिलती है, उनके क्षेत्र में मारकंडा के क्षेत्र में कांग्रेस को लीड मिलती है। सुरेश भारद्वाज जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है बहुत सख्त हो जाती है। मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है इस पर भी कोर ग्रुप में क्या कोई चर्चा हुई है और इन पर भी कोई एक्शन हो सकता है? मैंने कहा ना, कई विषय चर्चा में आ जाते हैं, कई विषय पता ही होते हैं, चर्चा की आवश्यकता नहीं होती, कई इंडिविजुअल बातचीत में आते हैं, सबके आधार पर राष्ट्रीय हाईकमान तय करता है। सर, आपने कहा कि भीतरघातियों की वजह से भी जो है आ रहे हैं, तो क्या ये भीतरघाती हुआ है जिनके काम सरकार ने नहीं किए या फिर कोई और है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसके कारण आ रहे, ये अनेक कारणों में ये भी एक कारण है। और हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, इतने अधिक कार्यकर्ता है, सबकी अपनी निजी इच्छाएं होती हैं और पार्टी के लिए सबकी इच्छाओं की पूर्ति तो की जाती, पर निजी इच्छाओं की पूर्ति करना संभव नहीं होता। तो कई कार्यकर्ता जब निजी इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा नाराजगी ये प्रकट करते हैं और उसके कारण ये स्थिति पैदा होती है।